बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज के शो में थोड़ा सा कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी रही इस मुल्क के अंदर, सहाफ़ियों को चैलेंजेस तब भी थे, उससे माजी में भी थे। किसी भी सियासी जमात की कोई भी हुकूमत आई इस मुल्क के अंदर, हमारी इंडस्ट्री के, हमारे लोगों के, हमारी कम्युनिटी के चैलेंजेस होते ही, लेकिन अब तो चैलेंजेस बढ़ते ही जा रहे हैं और इस तरह के रुकने का नाम ही ले रहे हैं वो तमाम तर चैलेंजेस। आज थोड़ा सा सहाफ़ियों के चैलेंजेस, सहाफ़ियों के प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर से एहतजाज की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, या कॉल या प्लानिंग कर रही है कि ईद के बाद कोई एहतजाज किया जाए। अगर एहतजाज किया जाता है तो क्या एहतजाज करने में कामयाब हो जाएगी, क्या हुकूमत रोकने में कामयाब हो जाएगी? और पीपल्स पार्टी इस सारे मामले को लेकर, मौजूदा मुल्क की सूरत हाल को लेकर कहां पर खड़ी है, आज के शो में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हुज़ैफा रहमान साहब हमारे मेहमान हैं, मुस्लिम नून से इनका ताल्लुक है। राना आतिफ साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से में ज्वाइन करेंगे। और शाहिदा रहमानी साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। राना आतिफ साहब सिंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़्यादातर खबरों का हिस्सा है। राना आतिफ साहब से आगाज़ करते हैं। सर, एक तरफ तो आपका अपना पॉलिटिकल वर्कर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो एक चीज़ कंप्लेंट करता दिखाई दे रहा है कि जी इमरान खान साहब के सोशल मीडिया अकाउंट्स खामोश हो गए हैं। शायद आपकी लीडरशिप तहरीक इंसाफ जो है, आप लोग जो हैं, उन्होंने कोई डील या ढील का कोई मामला है, कोई बैक एंड पे चल रहा है। एक तरफ एहतजाज की जुनैद अकबर साहब कॉल दे रहे हैं कि जनाब एहतजाज करने जा रहे हैं अडियाला जेल के बाहर भी, और उसके बाद ईद के बाद ओवरऑल मुल्क में एहतजाज किया जाएगा। व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन सर? जी, बहुत शुक्रिया राय साहब। देखें, आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, और जो पिछले अभी इलेक्शन हुए पिछले साल, उसमें पीटीआई हैंड्स डाउन तकरीबन 70 से 75% सीटें जीत गई इलेक्शन के अंदर। तो एक बड़ी हमारी बड़ी वाइब्रेंट और बड़ी डायनामिक जमात है, और लोग इमरान खान साहब से वालहाना मोहब्बत करते हैं। उसका आपने नतीजा देखा कि 8 फरवरी को लोगों ने इंतखाबी निशान के बगैर और एक बड़े महदूद दिनों की कैंपेन के अंदर लोगों ने 1.5 2 लाख वोट दिए, और जो जमातें जो कि समझती थी कि वो इलेक्शन पहले ही अपने आप को कह रही थी हमारी गाल हो गई है, उनको लोगों ने 70 हज़ार 80 हज़ार से शिकस्त दी इंतखाबी निशान के बगैर ही। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो जो मामला है वो तो आपके सामने है। डियाला के बाद देखें, अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। देखिए, हमारी जमात के अंदर तमाम चीज़ें मशावरत के साथ होती हैं। चेयरमैन इमरान खान साहब जो डायरेक्शन देते हैं, फिर वो पार्टीज पर मनोवन अमल करती है। लेकिन अभी कोई ऐसी चीज़ कोई चीज़ डिसाइड हुई नहीं है एहतजाज के बारे में। बल्कि हम तो चाह रहे हैं कि बाकी ऑपोजिशन जमातों को, मौलाना फजल रहमान हो गए, महमूद खान अचकज़ई, और बाकी जो भी लोग ऑपोजिशन में हैं, हम एक ऑपोजिशन का एक ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं, और वो इंशाल्लाह ईद के बाद उसके खदोखाल वाजे हो जाएंगे। फिर इंशाल्लाह ताला जो भी तहरीक चलेगी वो आपके सामने होएगी इंशाल्लाह। आप ये कह रहे हैं कि जुनैद अकबर साहब या जो तहरीक इंसाफ का अभी तक डिसीजन नहीं हुआ कि आप लोग अडियाला के बाहर एहतजाज करने जा रहे हैं या नहीं? देखिए, कम से कम मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन आपने जो भी बात की थी, ऐसी प्रपोजल पहले भी सुनने में आए थ्रू मीडिया, लेकिन अभी कोई पार्टी ने इस पर कोई हतमी कोई फैसला किया नहीं है। ना अभी हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से अभी इस तरह की कोई हदायत अभी नहीं। आप जानते हैं कि पहले तो 3-4 हफ्ते से सियासी रुफ़का को, बल्कि उससे भी ज़्यादा तकरीबन 6-8 हफ्ते से सियासी रुफ़का की कोई मुलाकातें नहीं हुई थी। कल परसों तो वो अभी इजाज़त मिली है मुलाकातों की। तो जैसे ही कोई इस बारे में कोई हदायत आएंगी, कोई पार्टी में इसमें कोई डिस्कशन होगी, तो उसके बाद कोई हतमी फैसला सामने आएगा। जैसे ही शाहिदा रहमानी साहिबा, व्हेन इट कम्स टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो पीपल्स पार्टी टेक्स प्राइड इन दैट। पीपल्स पार्टी उसका क्रेडिट लेती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जिन्होंने इस मुल्क को आइन दिया। फेयर इनफ, ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, शेरी रहमान साहब, पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा भी बहुत प्राइड लेते हैं कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करते हैं और बड़ा खुल खुला के बात करते हैं। बट अभी रिसेंट चंद दिनों की कार्रवाइयाँ हैं, सिर्फ मैं अपनी कम्युनिटी के बारे में जो खदशात हैं हमारे और जो हमारे फियर्स हैं वो मैं आपकी खिदमत में कोशगुजार करना चाहूँगा और आपसे रहनुमाई चाहूँगा। फरहान मलिक साहब रफ्तार से हो जाएं। अभी वहीद मुराद साहब इस्लामाबाद बेस्ड जर्नलिस्ट हैं। पीका एक्ट में तरामीम, 26वीं यानी तरमीम के बाद वॉट एवर इज हैपनिंग इन दिस कंट्री। मैम, हाउ डू यू सी दैट? क्या सहाफ़ियों को यूं करके उठाना, गिरफ्तार करना, मुकदमात देना माजी में भी होता रहे, लेकिन इस दफ़ा तो कोई स्पीड बहुत ही ज़्यादा है, इसके ऊपर पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस है? जी, बहुत शुक्रिया। इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को आइन दिया, इस मुल्क को जमहूरियत दी, इस मुल्क को पार्लियामेंट दी, इस मुल्क के आवाम को बोलने के लिए जमहूरी जो राइट है वो दिया, बोलने का हक दिया, सच लिखने का हक दिया।
और इसी तरह आपने देखा कि जब जब डिक्टेटर इस मुल्क में आए, पीपल्स पार्टी जो है उनके सामने एक शीशा पिलाई दीवार बनी। और उन्होंने ना सिर्फ ये कि हमारी लीडरशिप ने, बल्कि हमारे सैकड़ों हजारों वर्कर्स ने अपनी जानें दी जमहूरियत की बहाली के लिए। और अगर आज इस मुल्क में जमहूरियत है तो उसका सेहरा मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है। 2018 के इंतखाबात हुए, आरटीएस सिस्टम बैठा, या जो भी कुछ हुआ, आपने देखा कि उस वक्त मुल्क की तमाम बड़ी जमातें, JUI, PMLN एंड अदर्स पार्टीज जो है वो पार्लियामेंट में आने को तैयार नहीं थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ही वो वाहिद जमात थी जो सबको ना सिर्फ लेकर आई, बल्कि पार्लिमानी रवायात को बरकरार रखते हुए हमने जमहूरियत का साथ दिया। उसके बाद जब PDM में शामिल जमातें इस्तीफे देने को तैयार थी तो पीपल्स पार्टी अलग हो गई, लेकिन उसने इस्तीफे नहीं दिए और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तरीके से एक जमहूरी आईनी तरीका इस्तेमाल करते हुए हुकूमत को अपोजिशन बेंचेस में चेंज किया, अपोजिशन बेंचेस को ट्रेजरी बेंचेस में। उसी तरह जब 2024 के इलेक्शन में सबसे पहले हमने PTI को दावत दी इख्तिदार में कि हम साथ बैठने को तैयार हैं, क्योंकि कोई भी पार्टी वाज़ेह अक्सरियत के साथ नहीं थी। और फिर PMLN का साथ दिया क्योंकि उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं था। और आज भी हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम इस वक्त जो है जमहूरियत के खातिर इस मुल्क में हुकूमत के साथ हैं, ट्रेजरी बेंचेस में बैठे हैं। रही जहां तक बात सहाफती, तो बिल्कुल देखें, हम तमाम तर जो भी गैर आईनी और गैर कानूनी हथकंडे उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन सहाफियों को भी चाहिए कि जो उनको सच्चाई के साथ बात को लिखें, आवाम तक पहुंचाएं। लेकिन जिस तरह एक कानून पैका एक्ट के तहत आपने देखा कि मना किया गया है कि हुकूमत के खिलाफ या इदारों के खिलाफ किसी भी ऐसी साजिश का हिस्सा ना बने और बगैर तहकीक के आगे को खबर ना फैलाएं। और आपने देखा कि जिन सहाफियों को गिरफ्तार किया गया उनके खिलाफ ये था कि उन्होंने इस तरह की पोस्टों को तहरीर किया। तो मैं इस वक्त ये सारी चीजों को हमें खुद इज्तनाब करना चाहिए एज ए पॉलिटिकल वर्कर। हम उन चीजों को बगैर तहकीक के आगे नहीं बना रहे जब एक कानून का हिस्सा बन चुका है। तो हम सबको इस तमाम चीजों से इज्तनाब करना शाहिदा चाहिए, साहिबा, कानून का फरहान एहतराम मलिक साहब करना का चाहिए। एक अभी रिमांड मुकम्मल होता है तो अगला मुकदमा उन पे दे दिया जाता है, अगले मुकदमे में उनको दोबारा से रिमांड पे भेज दिया जाता है। हम अनएबल टू अंडरस्टैंड, इसीलिए मैंने आपके गोशगुजार किया, हम अनएबल टू अंडरस्टैंड कि पिछले कितने सहाफियों के ऊपर जो इल्जामात लगे वो साबित हो सके। अगर तो वो साबित होते हो तो मुझे भी समझ आती है कि यार कोई गलती कोताही हुई, वहां पे माफी मांगनी चाहिए या आइंदा मजीद मोहतात रहना चाहिए। देखिए, बिल्कुल, अगर किसी तरह से उनके साथ नाइंसाफी हो रही तो उसकी मैंने शुरू में कहा कि हम मजम्मत करते हैं। किसी तरह भी ना तो किसी को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना करना चाहिए, ना जाति किसी पे अनाथ का निशाना बनाना चाहिए, ना ही किसी को लाइक डिसलाइक के बेस पे हमें इस तरह जो पाकिस्तान का आइन और कानून हमें जिस बात की इजाजत देता उसी के मुताबिक जो है वो मुकदमात दर्ज हों, उसी के मुताबिक जो है सजा जजा अदालतें फैसला करें। लेकिन ये किसी को इख्तियार, आप देखें कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को एक ना करता गुनाह में सजा दी गई। लोग कहते रहे कि पीपल्स पार्टी इख्तियार में आके क्या करे, किया क्या नहीं किया, लेकिन हम अदालतों के फैसलों के मुंतजिर रहे। जब सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने सदारती रेफरेंस दायर किया तो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को इंसाफ मिला। इस तरह बीवी को शहीद कर दिया गया तो हमने अदालतों में केस किए, लेकिन हम वेट कर रहे हैं। सॉरी, फेयर इनफ, फेयर हम इनफ। हुज़ैफा रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। अदालतों पे हमला नहीं करते, अदालतों के खिलाफ कोई रिमार्क्स नहीं करते। पीपल्स पार्टी की रिवायत रही है कि हमने कभी अदालतों पे या किसी भी आईनी इदारों पे इस तरह हमला नहीं किया और ना ही करना चाहिए। आप खुद एक सहाफी रहे हुए, आप हमारी कम्युनिटी से रहे हुए हैं, देन यू जॉइंट पॉलिटिक्स। दो बड़े नाम, फरहान मलिक साहब, वहीद मुराद साहब, दो सहाफी भी रिसेंटली अरेस्ट किए गए। सर, ये गवर्नमेंट को जेब नहीं देता सहाफियों को यूं गिरफ्तार करना? और फिर माजी में भी रिसेंट पास की काफी सारी मिसालें हैं कि सहाफी बार बार गिरफ्तार होते रहे, जमानतों पर रिहा होते रहे, मुकदमात पे मुकदमात होते रहे। आप एडवाइस नहीं करते अपनी गवर्नमेंट को, ये शहबाज शरीफ साहब को, कि दिस इज नॉट द राइट ट्रैक? या आपको वाकई में लगता है कि इतनी कन्विंशन के साथ आप लोग इनको अरेस्ट करते हैं सहाफियों को? देखें जी, बहुत शुक्रिया। एक तो ज़ाहिर है आप जिस मनसब पर भी हक और सच बात करें, बैलेंस बात करें, क्योंकि एवेल्यूएट व्यूअर्स ने करना होता है। एक तो मैं समझता हूँ कि राइट टू मूवमेंट जो है ये एक ऐसा अख्तियार है, जब आप किसी का सल्ब करते हैं तो इंतहाई किसी सीरियस और हसास वजह पे करते हैं, और किसी को गिरफ़्तार करना आप उसका जो बुनियादी हक है राइट टू मूवमेंट का वो सल्ब कर देते हैं। अब पीके एक्ट के तहत मुकदमात हुए। वहीद मुराद मैं उन्हें जानता हूँ, ज़ाती तौर पे जानता हूँ, एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं। बाकी आपने नाम लिया, तो बात यह है कि बेहतर ये होता कि मुकदमा दर्ज हुआ था और मुकदमा दर्ज होने के बाद जो भी उनके ऊपर इल्ज़ामात थे उस इल्ज़ामात की एक फ़हरिस्त सामने आ जाती और दिन की रोशनी में गिरफ़्तारी होती, तो शायद आप मुझसे सवाल ना कर रहे होते और शायद मुझे
इसका जवाब ना देना पड़ता और हुकूमत कटहरे में ना खड़ी होती। ज़ाहिर गिरफ्तारी के तरीक़ेकार पर बहुत सारा इख्तलाफ सामने आया, सहाफ़ती तंजीमें इसके ऊपर ज़ाहिर है उनकी एक रिजर्वेशन है, और जिसको मैं बतौर जर्नलिस्ट चूँकि मैं रहा हूँ उसको मैं अंडरस्टैंड भी करता हूँ, और ज़ाहिर है सहाफ़त और सियासत का एक चोली दामन का साथ है। लेकिन ये तो साइड रही, मैंने जो आपकी बात है उसको मैंने जो है उस पर एक अपना मौक़िफ़ दिया। लेकिन पीका की नौबत ही क्यों पेश आई? देखिए, पहले आपको याद होगा कि 10, 12, 15 अखबारात थे, फिर ये 20-25 टीवी चैनल्स आ गए, उसको पैमरा रेगुलेट करता था। लेकिन अब हर बंदे के हाथ में मोबाइल मौजूद है। जिसके हाथ में मोबाइल है वो कहता है मैं सहाफ़ी हूँ, वो हर तरह की पोस्ट लगाता है, चाहे ट्विटर के ऊपर, चाहे फेसबुक के ऊपर, चाहे टिकटॉक के ऊपर, आपके ख़िलाफ़ जो है पोस्टें कर देता है। और आपके पास, यानी आप एक शरीफ आदमी हैं, आपके पास क्या राइट है? अगर उसके पास राइट है, मौजूद है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का, आपके पास क्या राइट है? आप सिर्फ डेफेमेशन में केस कर दें, और दीवानी का केस है और दीवानी दीवाना कर देती है, और सारी ज़िंदगी आप उसकी पैरवी करते रहें, उल्टा वो आपका मजाक उड़ाता रहे हर पेशी पर। तो उसको रोकने के लिए पीका एक मुतारिफ कराया गया ताकि फेक न्यूज़ का खात्मा हो, लोगों की पगड़ियाँ जो उछाली जा रही हैं इसका खात्मा हो। लेकिन ज़ाहिर है हमारे मुल्क का एक मसला है, और हमारे मुल्क का नहीं पूरे सब कॉन्टिनेंट का है। जब भी यहाँ कोई नया कानून मुतारिफ कराया जाता है तो उसका ज़ाहिर है इस्तेमाल उस दानिशमंदी से नहीं होता जिस दानिशमंदी से करना चाहिए, और उसका कहीं ना कहीं मिसयूज़ भी हो जाता है। पुलिस अपने ज़्यादा स्कोर सेटल करने के लिए मिसयूज़ कर जाती है, बाकी इदारे भी कर जाते हैं। तो ज़ाहिर है मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, और ज़ाहिर है बदकिस्मती है कि मिसयूज़ के अंदर प्रोफेशनल जर्नलिस्ट जो है वो ज़ाहिर है रगड़े जाते हैं। जिन लोगों के लिए बनाया गया वो फिर कहीं ना कहीं कुशन लेकर चले जाते हैं। लेकिन हमें ये ज़रूर सोचना है कि ये कानून आपके लिए नहीं है, ये कानून प्रोफेशनल किसी प्रोड्यूसर, प्रोफेशनल किसी रिपोर्टर, प्रोफेशनल किसी एडिटर के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए जो आप लोगों की भी पगड़ियाँ उछालते रहे हैं, आप लोगों की भी पगड़ियाँ उछालते हैं। लेकिन ज़ाहिर एक जनरल कानून है तो उसकी जद में प्रोफेशनल जर्नलिस्ट भी आ रहे हैं, तो इसमें बड़ी तनकीद की जा रही है आपकी कम्युनिटी की तरफ से, PFUJ की तरफ से, प्रेस क्लब्स की तरफ से, नेशनल प्रेस क्लब की तरफ से, लाहौर प्रेस क्लब की तरफ से। मैं समझता हूँ कि सहाफ़त एक चौथा पिलर है, जमहूरियत का एक मेन स्टेक होल्डर है। अगर पीका का जो मेन स्टेक होल्डर है वो उससे मुतासिर हो रहा है और शदीद तनकीद आ रही है उसके ऊपर, तो पीका को हम विड्रॉ तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको बेहतर ज़रूर कर सकते हैं, बेहतर होना भी चाहिए। मैं समझता हूँ कि एक मेजर स्टेक होल्डर होने के नाते सहाफ़ती तंजीमों की जो रिकमेंडेशंस हैं उसको हुकूमत और सहाफ़ती तंजीमें एक मेज़ पर बैठें और इस कानून को मज़ीद कोई बेहतर शक्ल निकाल ली जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, और इसको हम ज़रा वेलकम करेंगे बतौर हुकूमत, और हमें करना भी चाहिए। ज़रा हुकूमत आज है, शायद कल हम जो है उस साइड पर बैठे हों और ट्रेरी बेंचेस पे दूसरी कोई जमातें बैठी हों, तो लेकिन इस कानून को जो बनाने का मकसद था वो किसी को विक्टिमाइज़ करना नहीं था, वो यही था कि लोगों की इज़्ज़तें बच जाएँ, इज़्ज़तें महफूज हो जाएँ और लोगों को स्पीडी जस्टिस मिल जाए और इमीडिएटली उस खबर का जो फेक खबर है उसका खात्मा हो जाए। लेकिन ज़ाहिर अब आपने देखा जो आपने बताया वो ज़रा सबके सामने है। जी राना आतिफ साहब, आपके दौर के अंदर भी सहाफ़ियों के ऊपर टफ टाइम्स आते रहे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार थी, बट व्हाट आई वंडर अबाउट इज के वो तमाम सहाफ़ी जो तब PDM को, मौलाना फजलुर रहमान साहब को, पीपल्स पार्टी को, PMLN को बहुत पसंद थे, असद तूर साहब, मतीउल्लाह जान साहब, यही वहीद साहब और ये तमाम लोग, वहीद मुराद साहब, आज फिर यही मौजूदा हुकूमत को भी नापसंद है। क्या पाकिस्तान के अंदर जर्नलिज्म एक क्राइम बन गया हुआ है सर? राय साहब देखें, इसी मौजूदा हुकूमत के दौर के अंदर पाकिस्तान जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है, पाकिस्तान उसमें दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया है। आप सहाफ़ियों के ऊपर देखें, पाकिस्तान के मेरा ख्याल है कोई 6 से 7 सहाफ़ी ऑफ एयर हो चुके हैं। उसके अलावा पाकिस्तान के 5 से 6 सहाफ़ी ऑफ एयर हो चुके हैं। उसके अलावा जो सहाफ़ियों पे पाबंदियाँ, जैसे आपने बताया कि अभी सहाफ़ियों को उठा लिया जाता है, ये मौजूदा हुकूमत का जो ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड है वो तो बहुत ही बुरा है। इसके अलावा देखें, सिर्फ सहाफ़ियों पे नहीं, आप देखें हमारी जमात है, हमें किसी किस्म का कोई एहतजाज, कोई जुलूस करने की ये और हालांकि इनके दौर के अंदर आपको पता है कि इन्होंने कोई ये जो PDM 1 थी, इसके दौर के अंदर इन्होंने कोई 6-7 कोई लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ की, और हमने तो इनको खुलेआम इनको छुट्टी दी हुई थी, जो कि आपका आइन गारंटी करता है कि आप राइट टू असेंबली है, राइट टू प्रोटेस्ट है। इन्होंने, जो कि अवाम इनके साथ नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद हमने इनको इजाजत दी हुई थी। आज आप देख लें, PDM ने एक जलसा करना हो, हमें किसी जलसे की, किसी जुलूस की इजाजत नहीं है।
तो इनका तो जो रिकॉर्ड है, क्योंकि ये चाहते नहीं है कि अवाम तक सच आए, क्योंकि जो सहाफ़ी अवाम तक सच लेके आएगा वो इनको पसंद नहीं है। अब देखें काशिफ अब्बासी साहब हैं, हबीब अकरम साहब हैं, पारिस जानजेब हैं, सबको ऑफ एयर कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो अवाम के सामने इस हुकूमत की नालायकी को, इस हुकूमत की जो बुरी परफॉर्मेंस है, जो मईशत की हालात हैं, जो बैड गवर्नेंस है, उसको सामने जो लेके आएगा, जो इलेक्शन की रिगिंग की बात करेगा, उसके खिलाफ ये हुकूमत, वो सहाफ़ियीन को पसंद नहीं है। सीधी सी बात है ये। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत अपने तमाम पहले जो माशी कारकर्दगी और बाकी चीज़ों में तो ये फेल हो ही चुकी थी। अब इन्होंने समझा कि जो लोगों को सच बताते हैं, अगर हम उनको चुप करा देंगे तो हमारा शायद हमारा कोई रिकॉर्ड बेहतर हो जाएगा। इससे बेहतर नहीं होगा। जो ग्राउंड पे जो सूरत-ए-हाल है, जो महंगाई की सूरत-ए-हाल है, जो मईशत की सूरत-ए-हाल है, वो तो बेहतर नहीं हो रही। तो बजाय उसको बेहतर करने के इन्होंने कहा कि जो आवाज़ें जो इस हुकूमत के खिलाफ उठती हैं, उन्हीं आवाज़ों को बंद कर दिया जाए। नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, मेरे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। शाहिदा साहिबा, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि रिसेंट एक नई वेव दहशतगर्दी की पाकिस्तान के अंदर सर उठा रही है। ऑब्वियसली लम्हा फिक्रिया है, पूरी कौम को इकट्ठा होना चाहिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी इकट्ठा होना चाहिए। अभी रिसेंटली एक इजलास हुआ इसी टॉपिक के ऊपर, जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिस्सा नहीं बनी, और अब खबरें ये आ रही हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कोई सालिसी का किरदार या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। डू यू थिंक कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आप लोग, आपकी जमात पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कन्विंस कर पाएगी? बिकॉज तहरीक इंसाफ की तो एक सादा सी डिमांड सामने आ जाती है कि जी इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दें, हम उनसे इंस्ट्रक्शंस ले लें और हम उसके बाद कमेटी का हिस्सा बन जाएंगे, इजलास का हिस्सा बन जाएंगे। देखिए, इससे पहले भी बहुत इजलास में जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त कश्मीर का इशू हुआ, उस वक्त भारतीय जारियत हुई, और जिसके अंदर आपने देखा कि इसी तरह के इजलास सलामती काउंसिल के बुलाए गए, तमाम पार्टीज बैठी जिस वक्त आपने कश्मीर के अंदर भारत ने जारियत की थी, और इसी तरह कश्मीर को अपना हिस्सा बनाने के लिए जो उन्होंने तरमीम की थी, उस सब तमाम इश्यूज के ऊपर दहशतगर्दी पर बैठे तमाम अपोजिशन बैठी, लेकिन इमरान खान साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद उन इजलासों में नहीं आए। इसी तरह अभी आप देख लें कि इससे पहले जो इजलास हुए उसमें उन्होंने शिरकत नहीं की। जब लास्ट पीडीएम की गवर्नमेंट थी, उस वक्त भी सिक्योरिटी के हवाले से एक इजलास कॉल किया गया था, जिसमें तमाम पार्लियामेंट को एतमाद में लिया गया था, इन कैमरा इजलास था। तो ये क्या गारंटी थी कि इमरान खान साहब अगर रिहा हो जाते तो वो आके शामिल हो जाते? सवाल ही नहीं पैदा, क्योंकि उन्हें कभी भी अपने मुल्क से, अपने लोगों से, मुल्क के इशूज से, दहशतगर्दी से कोई सरोकार नहीं रहा। आपने देखा कि दहशतगर्दी की जो अफसोसनाक जंग है, जिसमें कि दहशतगर्दी की जो इस मुल्क में जारी है, केपीके को देख रहे हैं कि जहाँ सरे शाम जो है सन्नाटा हो जाता है और अमलन वहाँ हुकूमत ना होने के बराबर है। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर जो सान्हा हुआ, बलूचिस्तान देख लीजिए, ये बोलान एक्सप्रेस पे हमला नहीं था, ये पाकिस्तान पे हमला है दहशतगर्दों का। और इसीलिए ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि हमें इस वक्त इक्तिदार नहीं, हमें इस वक्त जो है मुल्क के लिए, इस मुल्क के लिए इकट्ठा होकर बैठना चाहिए। दहशतगर्दों के खिलाफ जो है पूरे एक सीसा पिलाई दीवार बनने की जरूरत है। लेकिन आपने देखा कि वो लोग जो लिखकर नाम तक देके गए थे आमिर डोगर साहब के, जी कल ये लोग हमारी शिरकत करेंगे, फिर आपस में इनके इतने इख्तलाफ आते, एक कहता बैठना चाहिए, कहता नहीं बैठना चाहिए। तो अगर मुल्क के साथ इनकी मोहब्बत होती तो ये बैठते, इसमें किसी किस्म की कोई शर्त नहीं होती, क्योंकि आपकी अपनी उसमें इनपुट जाता, आपका उसके अंदर पॉइंट ऑफ व्यू आता, क्या जी जो ब्रीफिंग हो रही है उसमें कहाँ क्या फैसला करना चाहिए। तो मिलकर अगर हम फैसला करेंगे तो हम बेहतर अंदाज से मुल्क दुश्मन कुव्वतों के साथ लड़ सकेंगे। जी, लेकिन डू यू थिंक पीपल्स पार्टी अब इन तमाम रिजर्वेशंस के बावजूद इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ को कन्विंस कर पाएगी? देखिए, पीपल्स पार्टी चाहती है कि मुल्क के अंदर तमाम पॉलिटिकल जमातों को अपना मजबूत रोल प्ले करना चाहिए दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से मुज़ाकरात के कायल रही है, और आज भी हम अपना सालिसी का किरदार अदा करने को तैयार है, जिसके लिए चेयरमैन साहब ने अपना भरपूर रोल प्ले करने की कोशिश की और कर रहे हैं। राना साहब, हमने माजी में देखा है कि बिलावल साहब 26वीं यानी तरमीम में भी फ्रंट से लीड करते रहे। अब एक बार फिर से जब दहशतगर्दी सर उठा रही है तो फिर से पीपल्स पार्टी का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है कि वो दे हैव ऑफर्ड कि हम गवर्नमेंट, और सिंस वी आर नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, दैट्स व्हाट पीपल्स पार्टी क्लेम्स,
तो हम सालसी का किरदार अदा करते हैं, तहरीक इंसाफ को बनाने की कोशिश करते हैं और इस रोल के लिए बिलावल साहब जो है वो एक बार फिर से एक्टिव होते दिखाई देते हैं। अब तो मुलाकातें भी सर हो गई आप लोगों के रहनुमाओं की इमरान खान साहब से, तो अब अगर कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाया जाता है, तहरीक इंसाफ हिस्सा बनेगी? राय साहब देखें, ये जो पीपल्स पार्टी है ना, इनके कोई डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल नहीं है। सिर्फ ये किताबों की हद तक की बातें करते रहते हैं, अमलन कोई नहीं है। ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि हम ब्रूटल मेजोरिटी, जब 26वीं अमेंडमेंट थी, उन्होंने कहा हम ब्रूटल मेजोरिटी की तरफ जाएंगे, ब्रूट मेजोरिटी की तरफ जाएंगे। ठीक है, मुझे आप बताएं कि जो परसों कराची के अंदर जो एहतजाज हुआ है, जो खवातीन के साथ जो सलूक किया गया है पीपल्स पार्टी की तरफ से, वो कहाँ से जमहूरी है इनका? मुझे बताएं, इनका जमहूरियत से ताल्लुक इनका है क्या? जो सिंध में लोगों के हालात हैं, जो सिंध में अंदरूनी सिंध लोगों के हालात हैं, वो कोई ऐसा माशरा जिसमें ऐसी जमात जो 10% की जमहूरियत पे बिलीव करती होती, वो लोगों के ये हालात ना होते जो वहाँ पे वहाँ हालात हैं, अवाम के जो हकूक के हालात हैं। तो ये लेक्चर जो डेमोक्रेसी के ना, ये लोग इनसे उकता चुके हैं, इनके जो डेमोक्रेसी से इनके जो लेक्चर देते हैं ना। इसलिए आज पंजाब में इनका कोई वोट बैंक नहीं है। आपको पता है कि इनके कई हलकों में इनके पास कई हलकों में कैंडिडेट नहीं सर, बहुत बड़ी अफ्तारी की है गवर्नर पंजाब ने, यहाँ पीपल्स पार्टी के वर्कर्स की बहुत बड़ी अफ्तारी थी। राय साहब, आप भी कोई 2-3 करोड़ रुपया निकालें, आपको इससे बड़ी अफ्तारी करवा देते हैं हम। ये कौन सा काम है कोई अफ्तारियों से? तो आपको 2-3 करोड़ रुपया दें, मैं आपको पाकिस्तान की तहरीक की सबसे बड़ी अफ्तारी करा दूंगा। लोग कहेंगे राय जो साकिब खरल ये सबसे बड़े अफ्तारियों से तो कोई चीज जाती थी। मैं आपको बता रहा हूँ, इनके बाद इनके हर हल्के में 500 नहीं है इनका। और ये कोई ऑपोजिशन नहीं है, ये पार्ट एंड पार्सल है। मैं बताऊं, इमरान खान साहब ने 2011 में कहा था कि ये मेरे खिलाफ ये दोनों जमातें इकट्ठी हो जाएंगी, ये क्योंकि ये दोनों जमातें अंदर से एक हैं और इन दोनों जमातों का नजरिया एक है। और वो नजरिया सिर्फ एक है कि बेसिकली मिल के लोगों को बेवकूफ बनाना और हुकूमत करना। लेकिन आपने देखा कि पाकिस्तान की अवाम ने इन दोनों जमातों को मुस्तरद कर दिया। अब पीपल्स पार्टी वो जमात एक दौर में होती थी जो कि पंजाब में बड़ी मकबूल जमात होती थी, केपीके में भी बड़ी मकबूल जमात होती थी। आज आप देख रहे हैं इनके पास ना केपीके में कोई कैंडिडेट है, ना पंजाब में कोई कैंडिडेट है, क्योंकि इनका जो परफॉर्मेंस का और जो इनका डेमोक्रेसी का जो इनका रिकॉर्ड है वो बहुत ही बुरा है। इसीलिए लोगों ने इनको मुस्तरद कर दिया है। और आज मैं समझता हूं कि ये जो बात कर रहे हैं, ये सिर्फ लिप सर्विस है हर चीज के लिए। अब इमरान खान साहब के ऊपर 250 FIRs हो चुकी हैं, केसेस हो चुके हैं। ये पीपल्स पार्टी जो बड़ी अपने आप को चैंपियन समझती है, जुबानी कलामी, इन्होंने कभी आज तक ये बात की कि ये पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन है? इनका कोई एजेंडा नहीं है। और मैं आज आपको एक बात बता दूं, ये आपको पता है कि 99 का जो मिलिट्री कू हुआ था, उसको सबसे पहले किसने एंडोर्स किया था? पीपल्स पार्टी ने। ठीक है, तो इसलिए इनका कोई नहीं है, इनका सिर्फ एक ही मकसद है। इन्होंने इन दोनों जमातों ने मिसाक जमहूरियत साइन किया 2006, वो 2007 में तकरीबन वो टूट गया था। 2010-11 में तो इन्होंने 2009 के अंदर। अच्छा आतिफ साहब, जरा थोड़ी सी अवामी बात भी कर लेते हैं। राणा साहब, थोड़ी सी अवामी बात करते हैं। पीपल्स पार्टी सिंध के इशू के ऊपर, सिंध में कैनाल्स के इशू है। सर मेरा आखिरी सेंटेंस है कि चीफ जस्टिस की मूवमेंट थी, जजों को बहाल करने की बजाय इन्होंने पंजाब में गवर्नर रूल लगा दिया था। इनका कौन सा डेमोक्रेटिक, इनके क्या डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल है? मुझे बताएं, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट कौन से वो लगाती है, अपना गवर्नर रूल लगाती है? इन्होंने जो पहले पाकिस्तान का पहला जो सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर था वो जुल्फिकार अली भुट्टो था। तो इनका तो पीपल्स पार्टी का तो कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। बस ये ख्वाबों ख्यालों के अंदर इनका कोई, इन्होंने अपने आप को समझा कि हम बड़े कोई जमहूरियत के चैंपियन है। कोई जमहूरियत के चैंपियन नहीं है, डेमोक्रेसी से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। सर सिर्फ इसमें एक सवाल ऐड कर लीजिए राणा साहब, पीपल्स पार्टी कैनाल्स के इशू पर सिंध में एहतजाज करने जा रही है, अभी भी छोटे मोटे एहतजाज वहां पे हो रहे हैं और पीपल्स पार्टी शायद इसमें ईद के बाद शिद्दत आ जाए। उस एक स्पेसिफिक इशू के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या टेक है सर? देखिए, हम समझते हैं कि जो सिंध के लोगों का कंसर्न है उसको एड्रेस किया जाना चाहिए। लेकिन मैं इसमें भी आपको पीपल्स पार्टी की जो आपका जो डुअल फेस है वो बता दूं। 8 जुलाई 2024 को प्रेसिडेंट जरदारी ने एक मीटिंग में इसको एंडोर्स किया हुआ है। और मैं समझता हूं कि देखें, जब तक, और ये देखें खैर साहब, मसला तो क्या है, एक बात ये करते हैं, ये बंद कमरों में करते हैं, एक बात ये अवाम के सामने करते हैं। यही हमारी पॉलिटिक्स में मसला है कि ये लोग सच नहीं बोलते।
अवाम को कहते हैं कि जी देखें जी हम तो इसके मुखालिफ हैं, और जब बात अंदर जब कोई बात होती है तो ये दूसरी साइड पे होते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पीपल्स पार्टी का क्लियर कट स्टांस क्या है सिंध और केनाल वाले मामले के ऊपर? क्लियर कट स्टांस पीपल्स पार्टी का क्या है? देखिए, जिन्हें आपने बैठाया हुआ है उनको इतनी नॉलेज नहीं है कि पाकिस्तान में अगर जमहूरियत है तो वो पीपल्स पार्टी की वजह से। अब इनके तो अगर एक दिन इमरान खान साहब ना मिले तो ये तो बिलबिला जाते हैं। इन्होंने अपने दौर में क्या किया, भुट्टो 80 कहते हैं ना, सीटें जान आपकी थी, देना, 80 जान देकर सीटें देखो तो दुनिया में, पता 80 चलता सीटों है में कि कभी किसी भुट्टो हुकूमत नहीं खानदान ने बनाई। अपनी जाने दी। मुझे आप डेमोक्रेसी ना सिखाएं। अब आप मेरी बात सुनना, बीच में मत बोलना। जिस तरह मैंने बर्दाश्त किया इस तरह तुम भी बर्दाश्त करना सीखो। तुम क्या जानो जमहूरियत क्या होती है? जाने दिए शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने, उनके पूरे खानदान ने और तमाम वर्करों ने, 80,000 से ज्यादा वर्करों ने कोड़े खाए। पीपल्स पार्टी का नाम लेना जुर्म था। जिस तरह बीबी शहीद ने सारी जिंदगी जद्दोजहद की जमहूरियत के लिए, तुम्हें क्या पता? तुम्हें तो जेल के अंदर भी सारी आसाइशें चाहिए, मिल वर्जिश की मशीनें भी चाहिए, खाना भी चाहिए, बकरे भी चाहिए, मिलना भी चाहिए, बहनें भी मिले, बीवी भी मिले, बच्चे भी मिले, सारी पार्टी भी मिले, और उसके बावजूद रोना गाना नहीं खत्म होता। तुम लोग को तो इक्तिदार जो है थाली में रख कर दिया गया, आरटीएस सिस्टम को बैठाया गया, तमाम पार्टी के लोगों को जोड़ तोड़ करके ला के उनको धमकियां दे के झूठे केसेस बनवा के पीटीआई में दाखिल किया गया, और उस वक्त हम एक पेज पे थे। तुमको क्या पता है कि जमहूरियत क्या होती है? जमहूरियत पूछो जिनके घरों से जनाजे उठे हैं। केनाल इशू के ऊपर पीपल्स पार्टी का क्लियर कट स्टांस क्या है? क्या ईद के बाद हम एहतजाज में शिद्दत या तरीके हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कल पूरे सूबे सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एहतजाज हुए हैं, भरपूर तौर पे रोजे के अंदर अवाम निकली है, एहतजाज किया है, और हम बिल्कुल ईद के बाद अपना आइंदा का लाहे अमल बनाएंगे। और हमें अगर हुकूमत से अलग होना पड़ा तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हम हुकूमत से भी अलग हो जाएंगे, लेकिन हम इस कैनाल पर, दरिया सिंध के कैनाल पे किसी किस्म का कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। सर, ये शाहिदा साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी कि पीपल्स पार्टी का तो बड़ा क्लियर कट स्टांस है, केनाल इशू के ऊपर अगर ये रोका नहीं जाता मामला गवर्नमेंट की तरफ से तो ईद के बाद वो दोबारा अपना लाया अमल तय करेंगे। मुस्लिम लीग नून हुकूमत कहाँ पे खड़ी हुई है सर इस इशू को लेकर? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने भी जॉइंट सेशन के दौरान अपनी तकरीर में इसका बड़ा हवाला दिया। चेयरमैन बिलावल साहब ने भी इसका जिक्र किया। देखिए, हम ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी जिस तरीके से नून लीग सिस्टम की एक मेजर स्टेक होल्डर है, तो पीपल्स पार्टी भी एक मेजर स्टेक होल्डर है। तमाम आइनी ओहदे इंक्लूडिंग सदर पाकिस्तान का ओहदा, चेयरमैन सेनेट, बाकी चीज़ें, तो हम पीपल्स पार्टी को अपने एक बड़े मजबूत इत्तेहादी के रूप में देखते हैं, और हम ये समझते हैं कि नहरों समेत किसी भी मामले पर तनाज़ा क्रिएट करके हम हुकूमत ना चला सकते हैं, ना इत्तेहाद चल सकता है। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की अपनी एक रिजर्वेशंस हैं, तो रिजर्वेशंस मेज़ पर बैठकर दूर होनी चाहिए, और अगर रिजर्वेशन दूर नहीं होती तो हुकूमत कोई ऐसा इकदाम नहीं करेगी जिससे जो है दोनों पार्टीज़ के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उस पर असर पड़े। और हमेशा चेयरमैन बिलावल और प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ जब एक मेज़ पर बैठते हैं तो हर मामले का हल निकल आता है। और ये नहरों वाला जो मामला है, इस पर भी इंशाअल्लाह ताला दोनों जमातों की सीनियर क़यादत जब बैठेगी, या हम उन्हें कन्विंस कर लेंगे या हम उनसे कन्विंस हो जाएंगे। डेडलॉक होना या एक दूसरे के ख़िलाफ़ फैसला करना या एक दूसरे के मफाद को वॉच ना करना, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मेरी बहन है शैला रज़ा साहिबा, उन्होंने ज़रा अपना एक नुक्ता नज़र दिया। मेरा नुक्ता नज़र ये है कि पीपल्स पार्टी और हम एक इत्तेहादी हैं, और वज़ीर-ए-आज़म साहब और चेयरमैन बिलावल जब बैठेंगे, इस मामले का पहले भी बहुत सारे मामलात का हमने हल निकाला है। डेवलपमेंट के हवाले से अभी पीपल्स पार्टी को प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिलावल साहब के उसमें 9 अरब रुपए दिए हैं ताकि वो अपने एमएनएज़ में डिस्ट्रीब्यूट करें, बाकी चीज़ें भी हम कर रहे हैं। तो नहरों वाला मामला भी इंतहाई खुश उसलूबी से इंशाल्लाह हल हो जाएगा। जी राना आतिफ साहब, कंक्लूड करते हैं आज के शो को। ईद के बाद एहतजाज, ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस सिर्फ प्लान्स हैं या इम्प्लीमेंटेशन होती भी दिखाई देगी पाकिस्तानियों को? नहीं, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि जो अपोजिशन की जमातें हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, JUIF है, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है, मजलिस वहदत मुस्लिमीन है, अख्तर मेंगल साहब की जमात है, तो ये हम सब बैठेंगे और हम सब का बेसिकली एक ही मकसद है कि पाकिस्तान में जो मैंडेट लोगों का है, वो जिन लोगों को लोगों ने मुंतखब किया वो मैंडेट और वही लोग लोगों की नुमाइंदगी करें। इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, इस मुल्क में जो जमहूरी इक़दार हैं उनका फ़रोग हो, इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी हो, कानून की हुक्मरानी हो। तो इसलिए ये तमाम जमातें हैं, ये हम सब जमातों के अंदर ये इस बात पे कंसेंसस है। तो अभी इंशाल्लाह इसकी नीटी ग्रिटी तय हो जाएगी, तो एक आपको इंशाल्लाह एक फॉर्मल आपको एक अलायंस ईद के बाद आपको नजर आएगा, जिसमें ऑपोजिशन की जो तमाम जमातें हैं वो इसमें शामिल होंगी इंशाल्लाह ताला।
शाहिदा साहबा, जाते जाते फरमाइएगा कि तहरीक इंसाफ को इजाज़त होनी चाहिए एहतजाज की, किसी भी सिटी में किसी भी मुल्क में पुरअमन एहतजाज की इजाज़त, और गवर्नमेंट कोई रखना नहीं डालेगी? देखिए, एहतजाज आईनी हक है और आपका अपना एहतजाज भी होना चाहिए, जलसे जुलूस भी होने चाहिए। आपने देखा कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो कराची से हम बहुत बड़ा एहतजाज लेके आवाम के समंदर लेके इस्लामाबाद पहुंचे, लेकिन आपने देखा कि हमने कानून को कहीं हाथ में नहीं लिया। हुकूमत ने जहां रिस्ट्रिक्शंस लगाई, फॉर एग्जांपल हम जब इस्लामाबाद के करीब पहुंचे तो हमारे रास्ते रोके गए। हम अपनी चेयरमैन की क़यादत में वहां पूरा दिन इंतजार किया, हुकूमत को बार बार हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हुए। फिर हमें जब इजाजत मिली, डी चौक और तमाम एरियाज जो थे वो कंटेनर से बंद थे। उसके बावजूद हम जब डी चौक पहुंचे तो वहीं चेयरमैन साहब ने आखिरी स्पीच की और कहा आप लोग पुरअमन तौर पे घरों को चले जाएं, कोई गमला भी नहीं टूटा। तो तरीका ये होना चाहिए, पुरअमन एहतजाज हो, आप हुकूमत को अपना मैसेज दें और उसके बाद जो है आप कानून को हाथ में ना लें, हमले ना करें कि गनों से आप लेस होकर आ जाएं, वहां पे फायरिंग हो, वहां पे आंसू गैस फेंके जाए, तमाम सरकारी वसाइल। आप देखें केपी के इस वक्त कहाँ खड़ा है, तमाम सरकारी वसाइल को जिस तरीके से एहतजाज में बर्बाद किया गया और उनको इस्तेमाल किया गया सरकारी मशीनरीज को। आपने देखा कि सिंध हुकूमत ने कहीं से भी कोई सरकारी मशीनरी नहीं दी, कहीं हम कंटेनर नहीं लेके चले, कहीं लिफ्टर लेकर नहीं चले, कहीं इस तरह लेकर कि हम कहीं रास्ते में हर्डल्स हो तो खुद हटना है। ये हुकूमत का काम सरकारी होता है, गाड़ियां बहुत थी मुज़ाकरात उसमें, करें मैं और मिलवाऊंगा, पुरअमन मैंने तौर कवर पर किया हुआ है। एहतजाज करें। आप अपना मैसेज देना चाहते हैं, लेकिन मुज़ाकरात के अमल को खत्म नहीं होना चाहिए। इसी तरह आप एहतजाज करें, एहतजाज जैसे मैसेज दिया जाता है, आइन और कानून का एहतराम करें। फेयर इनफ। हुज़ैफा साहब, अगर पुरअमन एहतजाज करती है तहरीक इंसाफ, ईद के बाद कोई लॉन्ग मार्च, कोई जलसा जुलूस, हुकूमत की तरफ से एहतजाज की इजाज़त होगी सर? देखिए, ये सवाल तो आपने ऐसे किया कि मुश्तरी होशियार बाश होता है, कुछ चीज़ें सेटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ हैं, उसको हुकूमत ना रोक सकती है ना रोकना चाहिए। लेकिन आपने कहा अगर, तो मुझे ये बताएं, आप जब से सहाफ़त कर रहे हैं तब से देख लें या चलें पिछले 10 साल से ही देख लें, तहरीक इंसाफ ने कोई एक एहतजाज पुरअमन ही नहीं किया। कोई अगर किया तो आप मुझे बता दें। हमेशा तोड़ फोड़, उसके बगैर अगर इनका नैरेटिव ही नहीं बनता। तो कोई भी सियासी जमात, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो या कोई जमात हो, अगर वो जमहूरी इक़्तिदार के तहत एक बाकायदा जो रूल ऑफ लॉ है, एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो करते हुए एहतजाज करना चाहती है पुरअमन अंदाज में, इजाज़त लेने के बाद, तो मुस्लिम लीग नून की मौजूदा हुकूमत समेत कोई हुकूमत उसको नहीं रोक सकती। एहतजाज मार्शल लॉ में भी हुए हैं, एहतजाज इमरजेंसी के दौरान भी हुए हैं, लेकिन एहतजाज के तरीके सलीके होते हैं। एहतजाज ये नहीं होता कि आप एक सूबे की नफरी लें, एक सूबे के वसाइल लें और मरकज़ पे चढ़ाई कर दें। एहतजाज ये नहीं होता कि एक सूबे की पुलिस दूसरे सूबे की पुलिस पे फायरिंग कर रही हो। एहतजाज ये नहीं होता कि आप अफ़गानियों को आप जो है असला से लबरेज लोगों को मरकज़ पे चढ़ाई करवाएं और यहाँ पर गोलियाँ शुरू कर दें चलाना, पुलिस पे गोलियाँ चलाएं। अगर कोई सियासी जमात जो है डिसिप्लिन के तरीके से, कानून के तरीके से, जो आइन में उनको एक एहतजाज का हक दिया गया उसके तरीके से पुरअमन एहतजाज करना चाहती है, तो मेरे ख्याल से कोई भी जमहूरी हुकूमत ना उसको रोकेगी ना रोकना चाहिए, बल्कि एनकरेज करना चाहिए। इस तरह की एक्टिविटीज़ ही जमहूरियत का हुस्न होती हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब से खान साहब ने सियासत शुरू की, उन्होंने सियासत में इतनी तलखी पैदा कर दी है, उनका वोटर, उनका सपोर्टर और उनका फॉलोअर ये समझता है कि वो अपने मुखालिफ को जब तक मार नहीं लेगा, बाकायदा फिजिकली असॉल्ट नहीं कर लेगा, तब तक उसका शायद नैरेटिव बयानिया अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचेगा। अगर ये सारी चीज़ें तहरीक इंसाफ के बानी माइनस कर दें और लोगों को सही ट्रेन करें और वो आकर एहतजाज करें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें, एक क्या 15 दिन बैठे रहें, तो मेरे ख्याल से उसको वेलकम करना चाहिए। थैंक यू ज़ैफर साहब, थैंक यू शाहिदा साहब, आपका शुक्रिया, राना साहब आपका शुक्रिया। अगर आज का शो आपने देखा, इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि हमारी तमाम तर बहस के टॉपिक्स, पाकिस्तान के अंदर अमन, मुईशत, आगे कैसे बढ़ना है, ये टॉपिक्स बन जाए। आज बदकिस्मती से दहशतगर्दी टॉपिक है, आज बदकिस्मती से मुईशत लड़खड़ाती है, टाइम्स गिरती संभलती, ये टॉपिक है। आज टॉपिक पॉलिटिकल डिवीजन है, बट लेट्स वर्क टुगेदर टुवर्ड्स दैट डे कि जब आपका और मेरा टॉपिक कंपटीशन हो, दुनिया के साथ हेल्दी कंपटीशन हो, मुईशत का कंपटीशन हो, तालीम का, साइंस का कंपटीशन हो। मुश्किल तरीन हालात के अंदर भी आई एम पॉजिटिव कि इंशाल्लाह इन डेज टू कम वो दिन आएगा कि आप और मैं भी कंपैरिजन करेंगे कि साइंस में हमारे मुल्क ने फ़लाँ अवार्ड जीता, ओलंपिक्स में फ़लाँ अवार्ड जीता, हमारा फ़लाँ बिजनेसमैन जो है उसने कोई नई प्रोडक्ट इस तरह की लॉन्च की कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इन डेज टू कम वी विल डू समथिंग लाइक दैट इंशाल्लाह। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।